हेलो माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज मैं आपके बीच कंपनी की ट्रेनिंग प्रोग्राम को शेयर करने जा रहा हूं। और दोस्तों, आज से पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था और ये प्रयास हमेशा जारी रहेगा, आप तक पहुंचने का, आपको सिखाने का, समझाने का, इंस्पायर करने का। लेकिन कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट मुझ तक आई कि सर आप अपने यूट्यूब चैनल पर ट्रेनिंग की ऑडियो या वीडियो शेयर करें जिससे कि हम लोग कुछ और बेहतर सीख सकें और कंपनी में कुछ बेहतर कर सकें। इसलिए मैंने विचार किया कि इस लॉकडाउन के दरमियान अब हम पर डे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑडियो बुक के माध्यम से रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे बहुत सारे अपलाइंस कंपनी की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को वीडियो और लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वही एक छोटा सा प्रयास मेरा भी है आप तक पहुंचने का, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको पूरा जरूर सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे और सीखने के साथ साथ इस पे काम भी करेंगे, जिससे कि इन शब्दों से आप इंस्पायर हो सकें, कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकें। और इसी मकसद के साथ मैं इस ट्रेनिंग सीरीज को लॉन्च कर रहा हूं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। और पर डे आपको एक नई ट्रेनिंग का ऑडियो बुक मिलेगा और आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस ऑडियो को शेयर करें और कोशिश करें कि आपके साथ जो भी नया व्यक्ति ज्वाइन करे, जो भी नया व्यक्ति आपके साथ आपके बिजनेस को स्टार्ट करे, आप उसको सबसे पहले इस ऑडियो बुक सीरीज को सुनाएं और बारी बारी से उसके एजुकेशन को बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कंपनी की पहली ट्रेनिंग, आज का जो ऑडियो बुक है वो ट्रेनिंग का है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट। साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, जो आपने भी सबसे पहले लिया होगा जब आप कंपनी में आए होंगे, तो सबसे पहले आपकी जो क्लास होगी वो साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट की होगी। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी आखिर होती क्या है? साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, मतलब मन की विज्ञान। आपके मन की मानसिकता को परखना ही साइकोलॉजी कहलाता है। आपके मन में आखिर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, इस मानसिकता को परखना ही साइकोलॉजी कहलाता है। इस क्लास को बनाने का मकसद हमारे डायरेक्टर्स का ये था। दोस्तों, जब भी कोई भी व्यक्ति हमारे बिजनेस को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद उसके सामने हजारों ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन उसको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, उसको गुमराह करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मार्केट में, फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चिट फंड की तरह से काम कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है, लोगों के साथ गलत किया है। और जिन चीजों को लेकर के जो नया शख्स, जो नया व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है, कंपनी में आता है और आने के बाद कंपनी को ज्वाइन करता है, तो उस व्यक्ति के दिमाग में वैसे ही बहुत सारे सवाल चलते हैं कि आखिर ये कंपनी भी तो वैसी ही तो नहीं है, या फिर ये कंपनी बेहतर है क्या? इस कंपनी में हमारी लाइफ बन सकती है क्या? यहाँ हम पैसा कमा सकते हैं? कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं? कंपनी का प्लान क्या है? कंपनी में हम कैसे पैसा कमाएंगे? और ऐसे हजारों सवाल हमारे दिमाग में चलते हैं। और इस वजह से कंपनी के डायरेक्टर्स ने साइकोलॉजी क्लास को बनाया, जिससे कि हमारे उन सवालों के जवाब इस क्लास के माध्यम से हम तक पहुंच सकें और हमें बताया जा सके, हमें समझाया जा सके कि हम एक बेहतर जगह पे हैं, एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे हैं, जिसकी वजह से हम कुछ बेहतर कर सकते हैं अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी क्लास में सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे, वो पॉइंट है मौका, यानी कि चांस। दोस्तों, मौके की अगर बात किया जाए तो हम सब अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हजारों लाखों बार इस बात को बोलते होंगे कि मौका अगर हमें मिला होता तो हम बहुत कुछ कर गए होते। मौका अगर हमें मिला होता तो हम बहुत कुछ कर गए होते, हमने बहुत कुछ कर लिया होता। लेकिन दोस्तों, मौका होता क्या है, मौका दिखता कैसे है, मौका जीवन में आता कैसे है, इस चीज को कोई भी नहीं समझता। दोस्तों, मौके की डेफिनेशन मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं। मौके की अगर बात किया जाए तो कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में आया वो पल, इंसान की जिंदगी में आया हुआ वो पल जिससे इंसान की जिंदगी ही बदल जाए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से। किसी भी इंसान के लाइफ में कोई ऐसा पल आता है जिसको पहचानने के बाद, जिस पे काम करने के बाद उस इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। तब इंसान कहता है कि यार वो टाइम मुझे एक मौका मिला था
और मैंने उसको पकड़ लिया तो आज मैं यहाँ पे हूँ। और हम आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये सब फेक है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा असंभव है, ये सब कैसे हो सकता है। और ये सारी चीजें सोच करके हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि इन फ्यूचर हमें पछताना पड़ता है। और हम सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि एक बार हमको भी जिंदगी में मौका मिला था, काश अगर हमने पहचान लिया होता तो शायद आज हम भी एक अच्छे मुकाम पर होते, आज हमारी भी लाइफ एक अच्छी होती। तो दोस्तों, आखिर किस तरीके से हम इस मौके को पहचाने, किस तरीके से हम इस चांस को पहचाने, वो कौन सा तरीका है? तो चलिए एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है कि भगवान शंकर और माता पार्वती एक साथ कैलाश पर बैठे हुए थे। माता पार्वती इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी लोक को देख रही थी। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग अमीर हैं, कई सारे लोग दरिद्र हैं, कई सारे लोग काफी ज्यादा अमीर हैं। कई सारे लोगों के पास इतना धन है कि उनके पास धन संभालने का टाइम नहीं है, अपनी सुख सुविधाओं से ज्यादा सुविधाएं हैं। लेकिन कई सारे लोगों की ऐसी भी परेशानी है, ऐसी भी परिस्थिति है कि वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहे, खुद के लिए 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पा रहे हैं। तो माता पार्वती भगवान शंकर से बोलती हैं कि प्रभु, आपने दुनिया में 2 तरीके के लोग बनाए हैं। तो भगवान शंकर बोलते हैं, जी देवी, मैंने दुनिया में 2 तरीके के ही लोग बनाए हैं। तो माता पार्वती बोलती हैं कि आपने 2 तरीके के लोग तो बनाए हैं, लेकिन एक गरीब बनाया और एक अमीर बनाया। प्रभु बोलते हैं, नहीं, मैंने 2 तरीके के लोग बनाए, नर और नारी। माता पार्वती कहती है, नहीं प्रभु, आपने कई सारे लोगों के साथ गलत किया है, उनको गरीब बना करके। भगवान शंकर बोलते हैं, नहीं देवी, मैंने तो सिर्फ इंसान को जमीन पे भेजा है। गरीब और अमीर वो इंसान अपने कर्मों के अनुसार बनता है। अगर इंसान कर्म अच्छे करेगा तो वो अपने कर्मों के अनुसार अपनी सफलता को प्राप्त कर सकता है, और कर्म बुरे करेगा तो अपने कर्मों के अनुसार अपनी असफलता को प्राप्त करेगा, अपने कर्मों के अनुसार परेशानी को भुगतेगा। माता पार्वती कहती हैं कि नहीं प्रभु, हम आपकी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, हमें प्रूफ करके दिखाइए कि आपने लोगों के साथ गलत नहीं किया है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि ठीक है देवी, आपकी अगर यही जिद है तो चलिए हम पृथ्वी लोक पर चलते हैं और चलने के बाद आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती साधु के भेष में जमीन पे आते हैं। तो एक गरीब व्यक्ति जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के भोजन की तलाश में जाता है, भीख मांगता है, भोजन करता है और फिर से वापस आता है। और उन दोनों गांवों को जोड़ने वाला एक पुल होता है, क्योंकि उन दोनों के गांव के बीच में एक नदी होती है, और नदी पे जो पुल बना हुआ होता है वो दोनों गांवों को जोड़ रहा होता है। तो भगवान शंकर बोलते हैं, देखना देवी, मैं उसको एक चांस दूंगा जीवन में अमीर बनने का, और ये खो देगा, मुझे इस बात का भरोसा है, क्योंकि आज तक जीवन में इसको बहुत सारे मौके मिले होंगे बनने के, कामयाब होने के, लेकिन इसने फिर भी खो दिया होगा। भगवान शंकर ने एक पोटली में कई सारे जेवरात, हीरे जवाहरात भर करके उस पुल के बीचों बीच रख दिए। और जब वो इंसान अपने गांव से निकला दूसरे गांव में जाने के लिए, भीख मांगने के लिए, तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि आज तो हम ठीक ठाक हैं, सुरक्षित हैं, तो हम जाकर के भीख मांग करके खा लेते हैं। लेकिन कल को अगर गलती से मेरी आंखों की रोशनी चली गई, क्योंकि जब मैं वृद्ध रहूंगा तो मुझे कम दिखाई देगा, और मेरी आंखों की रोशनी चली गई तो क्या मैं इस पुल को पार कर पाऊंगा? तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना आज हम ट्राई कर लेते हैं, और उसने अपनी आंखों के पे काली पट्टी बांध करके और चलना शुरू कर दिया। चलते चलते जैसे ही वो नदी के पुल के बीचों बीच पहुंचता है तो उसका पैर उस पोटली से पड़ता है, और वो इंसान को गाली देने लगता है कि यार इंसान भी कितना बुरा है, मैंने आंखों पे पट्टी क्या बांध ली, लोगों ने मेरे रास्ते में पत्थर ही रख दिया, और उस पोटली को उठा करके नदी में फेंक देता है और पुल को क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद पट्टी को खोलता है और हंसने लगता है। भगवान शंकर माता पार्वती से बोलते हैं कि देखा देवी, मैंने इसको एक मौका दिया, लेकिन इसने उस मौके को नहीं पहचाना और उस पोटली को पत्थर समझ करके उठा करके जमीन नदी में फेंक दिया। देवी जी बोलती हैं कि नहीं प्रभु, इस बात से मैं आपको संतुष्ट नहीं हुई हूं, क्योंकि इसमें तो आपकी माया भी हो सकती है। बोलती हैं कि मुझे और प्रूफ करके दिखाइए। तो वो दोनों लोग साधु के भेष में थे। चलते चलते जाते हैं, एक गांव के बाहर एक घर होता है, उस घर की कुंडी को खटखटाते हैं। तो उस घर से अंदर से बाहर निकल के एक लेडी आती है,
तो उससे कहते हैं कि देवी मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूं, अगर आपको पानी मिल जाए आप पानी मुझे पिला दीजिए। वो औरत जाकर के अंदर से एक लोटे में पानी लेके आती है और भगवान शंकर जी को पानी पिलाती है। जैसे ही वो पानी पिलाती है तो भोलेनाथ जी बोलते हैं कि मैं आपकी सेवा सत्कार से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, आप जो चाहें आप मुझसे मांग सकती हैं, आपके पास आपको मैं 3 वरदान देने के लिए तैयार हूं। वो औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो गरीब परिवार से होती है, उसका पति बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। उसके दिमाग में सबसे पहला विचार एक ही आता है कि मेरा पति रोज ड्रिंक करता है, रोज मुझे मारता है, क्यों ना इसको बंदर बना दिया जाए। और भगवान शंकर से बोलती है प्रभु मेरा पति मुझे रोज ड्रिंक करके मारता है, आप इसको बंदर बना दीजिए। भोलेनाथ जी बोलते हैं तथास्तु, यानी कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। भोलेनाथ जी बोलते हैं तथास्तु, यानी कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। और जैसे ही वो औरत अंदर जाती है, अंदर जाते हुए देखती क्या है कि उसका पति बिस्तर पे सो रहा होता है और सोते ही सोते वो बंदर बन जाता है। वो बाहर आती है तो वो कहती है प्रभु 2 वरदान मेरे उधार हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लेंगे। अब मेरे भाई आप ही बताइए, क्या बंदर कभी बिस्तर पे रहता है, कभी घर में रहता है? जवाब होगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, बंदर की जगह घर के अंदर नहीं बल्कि पेड़ों पे होती है। जैसे ही वो इंसान बंदर के रूप में जो था वो जागा तो वो तुरंत वहां से भाग गया और पेड़ों पे उछलने कूदने लगा। औरत खुश रहने लगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई मारता नहीं था। लेकिन कुछ समय के अंतराल में उसके घर के राशन, घर के संसाधन, जीने के संसाधन खत्म होना शुरू हो गए। अब उसको दिक्कत तकलीफ होना शुरू हुई। अब उसको दिक्कत तकलीफ होना शुरू हुई तो उसको उसके पति की याद आई और सोचने लगी कि जैसा भी था, पीता था, मारता था, लेकिन 2 वक्त का भोजन का इंतजाम तो हर रोज कर दिया करता था। आज तो कोई ऐसा भी नहीं है जो हमें 2 वक्त का भोजन दे सके। फिर उसको याद आया कि अभी हमारे 2 वरदान बाकी हैं। फिर वो प्रभु को याद करती है। भगवान शंकर आते हैं और आने के बाद उनसे पूछते हैं कि बताइए देवी क्या चाहिए। बोला प्रभु हमारा 1 वरदान अभी हमें दे दीजिए। बोला क्या चाहिए? बोला मुझे भी बंदरिया बना दीजिए, मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। और जैसे ही इतना बोलती है दोस्तों, भगवान शंकर बोलते हैं तथास्तु। भोलेनाथ जी बोलते हैं तथास्तु। और देखते ही देखते वो औरत बंदर की जगह बंदरिया बन जाती है। वो औरत भी बंदरिया बन जाती है और भाग करके दौड़ करके अपने पति के पास पहुंचती है। जब वो औरत अपने पति के पास पहुंचती है तो दोनों मिलकर के रहना शुरू कर देते हैं। और जब कोई बंदर बंदरिया एक गांव में आता है तो आप ही बताइए कि आप क्या करते हैं उसके साथ। जाहिर सी बात है, कोई पत्थर मारता है तो कोई ढेला मारता है, कोई कुछ मारता है तो कोई कुछ मारता है, उनके साथ खेलते हैं, उनको सताते हैं। और दुनिया के ये जुल्म देखने के बाद उस औरत के दिमाग में विचार आया कि दुनिया के इन तिरस्कारों को सहने से तो बेहतर है कि क्यों ना हम अपने पति की तकलीफों को झेल लें, पति की मार को झेल लें, हम तो वही बेहतर थे। फिर वो भगवान शंकर को याद करती है। भोलेनाथ जी फिर से आते हैं, बोलते हैं बताइए देवी क्या चाहिए आपको। बोला प्रभु हम इस दुनिया के इन जुल्मों को सह नहीं पा रहे हैं, मैं चाहती हूं कि मुझे पुनः मेरी वापस स्थिति में भेज दिया जाए। भगवान शंकर बोलते हैं तथास्तु। और दोनों के दोनों अपनी पुनः स्थिति में आ जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। भगवान शंकर बोलते हैं कि देखा देवी, मैंने इसको 3 वरदान दिए और 3 वरदान में ये तीनों लोकों को मांग सकती थी, 3 वरदान में पूरे ब्रह्मांड को मांग सकती थी, 3 वरदान में ये कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन 3 के तीनों वरदान इसके खाली चले गए और इसने कुछ भी नहीं मांग पाया। माता पार्वती कहती हैं कि चलिए मैंने आपकी ये बात मान ली कि इंसान कैसे असफल होता है, लेकिन आप बताइए हमें प्रूफ करके दिखाइए कि वो कौन से लोग होते हैं जो सफल हो जाते हैं और वो कैसे होते हैं, जिनको एक मौका मिले तो वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ आगे चल देते हैं और गांव को जैसे ही क्रॉस करते हैं, गांव के बाहर एक घर होता है, छोटा सा घर, कुटिया टाइप की होती है, कुंडी खटखटाते हैं, एक आदमी घर से बाहर निकल करके आता है और उस इंसान के घर में उसकी बूढ़ी माँ होती है जिसकी आंखें नहीं होती हैं, उसकी पत्नी होती है और वो होता है बहुत ही गरीब इंसान होता है। भगवान शंकर बोलते हैं कि भाई, साधु के रूप में होते हैं, बोलते हैं कि भाई बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी हुई है, आपके घर में अगर कुछ हो तो हम दोनों को कुछ भोजन कराइए, पानी पिलाइए। तो वो इंसान घर के अंदर जाता है, रूखी सूखी रोटी होती है लेकर के घर से बाहर आता है, बोलता है प्रभु हमारे पास जो भी है बस यही है, आप इसको ग्रहण करके अपनी भूख और प्यास मिटाइए। भगवान शंकर बड़ी प्रेम के साथ उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद बोलते हैं मैं तेरे से बहुत खुश हूं, तेरी सेवा सत्कार से बहुत खुश हूं,
चल मांग ले, तुझे क्या मांगना है, मैंने दिया तुझे एक वरदान। अब वो इंसान सोचने पे मजबूर हो गया कि उसकी मां की आंखें नहीं है, उसके पास धन नहीं है, बहुत ही दरिद्र है, और उसके पास कोई संतान भी नहीं है। अगर मां की आंखें मांगती है तो ये दरिद्रता जो है इसको देख करके मां बहुत दुखी होगी। संतान मांगते हैं तो पैसा नहीं है, उसका पालन पोषण कैसे करेंगे, और पैसा मांगते हैं, मां की आंखें तो ठीक करा लेंगे, लेकिन संतान नहीं है तो उस पैसे का हम क्या करेंगे। परेशान था, सोचने लगा कि आखिर हम ऐसा क्या मांगे कि तीन की तीनों चीजें हमारे पास आ जाएं। और कुछ देर सोचने के बाद बाहर आया, बोला प्रभु मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मेरी मां अपने पोते को सोने के पालने में झूला झुलाते हुए देखे। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, उस इंसान ने वरदान क्या मांगा, ध्यान से सुनना। मेरी मां अपने पोते को सोने के पालने में झूला झुलाते हुए देखे, यानी कि तीन की तीनों परेशानियों को एक साथ कंबाइन करके एक बात बोल दी। उसकी मां अगर उसके पोते को देखेगी तो अपनी आंखों से देखेगी, यानी कि उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। जिस घर में सोने का पालना होगा तो वो घर झोपड़ी तो होगा नहीं, महल होगा, यानी कि उसके पास बहुत सारा धन होगा। और अपने पोते को, पोता किसका होगा, अगर मां का पोता है तो उसका बेटा होगा, यानी कि तीन की तीनों समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही लाइन में मिल गया। फिर भगवान शंकर माता पार्वती से बोले कि देखा देवी, मैंने उसको 3 वरदान दिए और उसने 3 के तीनों बेकार कर दिए, और इसको मात्र एक मौका दिया, इसने एक मौके में अपनी 3 परेशानी को निपटा लिया। दोस्तों वैसे ही जीवन में हर किसी के मौके आते हैं, हर किसी के लाइफ में चांस आते हैं, मौके आते हैं। जरूरत है उनको पहचानने की, जरूरत है उनको समझने की, जरूरत है उनको सोचने की कि क्या ये मौका जो आज आपकी जिंदगी में आया है, जो आज आपकी लाइफ में आया है, क्या ये मौका आपके जीवन में बेहतर कर सकता है, क्या ये चांस आपकी लाइफ को अफोर्ड कर सकता है, क्या ये चांस आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपकी लाइफ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है। अगर आपके दिल से आवाज आए हाँ, तो आप जरूर करिए, मेहनत करें, लग करके काम करें। मैं आपको दावा करता हूं कि ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसा मौका है आपके जीवन के लिए कि जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी आपसे जाति धर्म कुछ भी नहीं मांगती, आपसे ऊंच नीच नहीं मांगती, आपसे पैसा या आपका गरीबी नहीं देखती, आपका काला गोरा रंग नहीं देखती, बल्कि ये कंपनी सिर्फ एक ही चीज देखती है कि अगर आपके पास पैसे कमाने की भूख है, आपके पास जीवन में कुछ करने की भूख है, तो वेलकम है। आइए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए, लग करके काम करिए और अपने सपनों को साकार करिए। तो ये एक अच्छा मौका है, आप इसको एक्सेप्ट करें और जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों मौके के बाद अगली जो बात आती है वो आती है सोच। मौका जब इंसान को जिंदगी में मिल जाता है, कोई भी चांस, कोई भी मौका जब इंसान को जिंदगी में मिल जाता है, तो जरूरत होती है उस मौके पे काम करने के लिए एक अच्छी सोच की। हमें मौका कितना भी अच्छा क्यों ना मिल जाए, अगर हमारी सोच अच्छी नहीं है, हमारे विचार अच्छे नहीं है, तो हम जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरत है मौके के साथ साथ एक अच्छी सोच की, एक अच्छे विचार की। अगर आपके सोच, आपके विचार बेहतर हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं इस बात का वादा करता हूं। अब ये सोच आखिर पैदा कहां से होती है? सोच पैदा होती है समाज से, सोसाइटी से। आप जैसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपकी सोच वैसी होगी। कई बार आपने देखा होगा, आपके रिलेशन के लोग गांव में रहते होंगे और कुछ लोग शहरों में रहते होंगे। जो लोग शहरों में रहते होंगे आप उनको अच्छा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं वो फॉरवर्ड होते हैं, फ्रैंक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी सोसाइटी वैसी है। गांव के लोग थोड़ा हेजिटेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी सोसाइटी वैसी होती है। आदमी की सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि उसकी सोच कैसी होगी। आदमी की सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि उसकी सोच कैसी होगी। एक छोटी सी कहानी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक कौवा अपने अंडे को लेकर के उड़ रहा था। उसके पैरों से गलती से अंडा वो छूट गया और आकर के बाज के घोंसले में गिर गया। एक बाज अपने अंडे को लेकर के उड़ रहा था और उसके पैरों से गलती से वो अंडा छूट गया और आकर के कौवे के घोंसले में गिर गया। अब कौवे ने उस अंडे को अपना अंडा समझ के पाल पोस करके बड़ा किया। जब वो उड़ाना सिखा रहा था, कौवा जब उस अंडे से निकले हुए बच्चे को, यानी कि बाज के बच्चे को और अपने बच्चों को उड़ाना सिखा रहा था, तो बाज का बच्चा अपनी प्रवृत्ति में आकर के अपनी
प्रवृत्ति में आकर के आसमान की बुलंदियों को छूने का प्रयास करना शुरू करता था। वैसे ही कौवा उसके ऊपर से जाकर के अपनी चोंच मारता था और बोलता था कि भाई यहां से नीचे उड़, क्योंकि यहां से ऊपर कोई और ही उड़ता है। लगातार जब ये प्रयास चलते रहे तो उसकी हैबिट में पड़ गया और उसको लगने लगा कि मैं बाज नहीं, मैं कौवा हूं और मेरी औकात इससे ऊपर उड़ने की नहीं है, मेरी औकात इससे ऊपर उड़ने की नहीं है। एक दिन जब वो उड़ रहा था निचली सतह पर तो ऊपर एक बाज ने देखा कि नीचे एक कौवा है, एक बाज है जो कौओं के साथ उड़ रहा है, ये तो मेरी प्रवृत्ति का है। और वो आकर के उसको बोलता है कि भाई तू मेरी तरह है, अपने आप को देख और मुझे देख, तू मेरी तरह है, तू आसमान की बुलंदियों को छू सकता है, चल मेरे साथ। तो उस बाज को थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो कौओं के साथ पला बड़ा होता है, बोलता है मेरी जगह वहां नहीं यहां है, क्योंकि वहां दूसरी प्रवृत्ति के लोग उड़ते हैं, यहां हम उड़ते हैं। दोस्तों, जो बाज होता है जो वो उस बाज को समझाता है कि तू ऊपर उड़ सकता है, चल तो मेरे साथ, डरने की जरूरत नहीं है। उसको समझाने के बाद लेकर के जाता है। लेकिन जो कौओं के साथ पला बड़ा होता है ऊपर उड़ने में, उसको डर लगता है, हेजिटेट होता है। जब वो धीरे धीरे उड़ना शुरू करता है तो आसमान की बुलंदियों को छूता है, तब उसको एहसास होता है कि यार कि वो कौवा नहीं बाज है, कौओं की सोसाइटी में पला बड़ा है। वैसे ही हमारी और आपकी भी जिंदगी होती है, हम आपकी भी लाइफ होती है। आप जब जन्म लेते हैं, आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा होता है, खेलता है, 4 साल 5 साल का बच्चा होता है, खेलता है, आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, सोच पे सबसे पहला दबाव वहां से पड़ता है और वो हेलीकॉप्टर को देख करके उछलता कूदता अपनी माँ के पास आता है, बोलता है माँ मुझे भी उसमें उड़ना है। तो माँ उसकी उंगली पकड़ करके नीचे कर देती है और कहती है बेटा उसमें अमीर लोग उड़ते हैं, दूसरे ग्रह के लोग उड़ते हैं, हम लोगों की औकात नहीं है, हम लोगों की औकात साइकिल पे चलने की है, बेटा तू साइकिल पे चल। उसको लगता है कि यार हम गरीब हैं, हम उसमें नहीं उड़ सकते, उसमें दूसरी प्रवृत्ति के लोग उड़ते हैं। धीरे धीरे जब वो और बढ़ता है तो वो कहता है माँ मुझे 4 व्हीलर खरीदनी है। तो कहता है, माँ कहती है कि बेटा 4 व्हीलर तो अमीर लोग खरीदते हैं, हम लोगों के पास तो मोटरसाइकिल नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, 4 व्हीलर कहां से खरीदेंगे। और ऐसे धीरे धीरे उसकी सोच पे जब लगातार प्रभाव होते हैं तो कहते हैं कि कठोर से कठोर लोहे पर भी अगर लगातार प्रभाव किया जाए तो लोहा भी पिचक जाता है। बड़े से बड़े कठोर से कठोर पत्थर पे पानी की एक पतली सी धार लगातार अगर डाली जाए तो वो पत्थर भी टूट जाता है। तो दोस्तों ये जो बड़ी सोच होती है इसको बांध दिया जाता है, बाउंडेशन में बाउंड कर दिया जाता है। बचपन से ही लेकर के हमें हमारी थिंक को, हमारे थॉट्स को बाउंड कर दिया जाता है। और आपकी हमारी लाइफ भी सेम होती है। हम छोटे होते हैं तो बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, हाथ फैला करके बोलते हैं इतना सारा कमाएंगे। थोड़े से और बड़े होते हैं, जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल की फीस नहीं भर पाते हमारे माता पिता, हमारी सोच पे आता है कि यार हम गरीब हैं, हम ज्यादा कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। 12th जाते जाते हमारे विचार, 10th जाते जाते हमारे विचार होते हैं इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे। 12th जाते जाते वो विचार इंजीनियरिंग डॉक्टरेट से हट करके नीचे आ जाते हैं कि मास्टर बन जाएंगे किसी कॉलेज में। लेकिन 12th करने के बाद माता पिता कहते हैं कि भाई रनिंग कर, तू सिर्फ आर्मी में जा सकता है और कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि और कुछ करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते। और धीरे धीरे मात्र 1% लोग ही होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब पा पाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि 99% लोग किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री में जाकर के अपने सपनों को दबा करके, अपनी इच्छाओं को दबा करके, अपनी उम्मीदों को दबा करके 10,000 12,000 में नौकरी करना शुरू करते हैं। और 10,000 12,000 की नौकरी करके अपनी जिंदगी भर अपनी जिंदगी को काटते हैं, एडजस्ट करते हैं। हर जगह उनको एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे वो कपड़े खरीदने में हो, चाहे वो रहन सहन में हो, चाहे वो चलने में हो, चाहे वो कुछ किसी भी चीज में हो। यार हर चीज में एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के प्रभाव से सोच बाउंडेड हो गई। मैं आपको हजारों ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जिन्होंने अपनी सोच को डेवलप किया और आज वो सक्सेसफुल पर्सन है। तो मेरे दोस्त, आप जिस भी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस सोसाइटी में कुछ बेहतर करने वाले लोग होते ही नहीं है। आपके समाज में कोई व्यक्ति महीने का 30,000 रुपए कमा रहा है, आपके पिताजी सिर्फ उसी का एग्जाम्पल देते होंगे कि उसकी तरह बन। कभी आपके पिताजी ने या आपके समाज ने ये नहीं बोला होगा कि भाई 30,000 नहीं 3 लाख रुपए कमाने की सोच तो। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ही वैसी है। दिख रहा है कि वो 30,000 जो कमा रहा है, हम सबसे बेहतर लाइफ जी रहा है, इसकी वजह से हमारी भी सोच हो जाती है कि हमें भी उसकी तरह बनना है। हम ये अगर सोचें उसकी जगह कि हमें उससे 10 गुना आगे जाना है तो हम जा सकते हैं।
अपनी सोच को डेवलप करें। किसी ने कहा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज अगर कुछ है तो वो सोच है। मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज अगर कुछ है तो वो सोच है। अगर इंसान ने अपनी सोच पे काम कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको नाकामयाब नहीं कर सकती। जरूरत है आपको अपनी सोच पे काम करने की। मौका आपको कोई भी मिल जाए, मौका आपको कितना अच्छा क्यों ना मिल जाए, अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपकी सोच नकारात्मक है, आपकी सोच छोटी है, तो आप उस मौके में भी कुछ कर नहीं सकते। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कंपनियों फैक्ट्रियों में काम करते करते। कुछ लोग होते हैं जो 20 साल तक काम करते रहते हैं और उनकी पेमेंट की जो ग्रो होती है कि 20 साल पहले वो अगर 10,000 कमा रहे तो आज 18,000 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो 5 साल पहले आए होते हैं, 12,000 से स्टार्टिंग की होती है और आज 40,000 50,000 कमा रहे होते हैं। क्यों? दोनों में अंतर सिर्फ सोच का होता है। उसने कभी बड़ा सोचा नहीं, इसलिए उसने बड़ा किया नहीं। इसने बड़ा सोचा, इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट किए और एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से एक्स्ट्रा इनकम मिली। तो डिपेंड आपकी सोच पे होता है। मेरे दोस्त, मैं आपको आपके जीवन की शुरुआत से समझाना चाहता हूं। हम लोग जब छोटे होते हैं ना, छोटे होते हैं, आप सोच करके देखिए कि हम कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी सोच में कोई बाउंडेशन नहीं होती। जब हम बच्चे होते हैं हमको कुछ भी चाहिए होता है, हम पा लेते हैं। क्यों? हमारी सोच में कोई बाउंडेशन नहीं होती है, इसलिए हम पा लेते हैं और हम जिद कर जाते हैं। हमें कोई खिलौना चाहिए होता है, हम बच्चे हैं, छोटे हैं, हमें एक खिलौना चाहिए। हम अपने माता पिता से बोलते हैं हमें वो चीज चाहिए। माता पिता बोलते हैं हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम जिद कर जाते हैं, रोने लगते हैं, लूट जाते हैं और उसको पा लेते हैं। माता पिता को देना हमारी मजबूरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे थॉट्स के ऊपर, हमारी जिद के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अपने थॉट्स को डेवलप करिए। आपकी सोच जैसी होगी आपके विचार वैसे होंगे, और आपके विचार जैसे होंगे आपकी एक्शन वैसी होगी, और आपकी एक्शन जैसी होगी आपका रिजल्ट वैसा होगा। इसलिए अपनी सोच को डेवलप करिए, क्योंकि अच्छे मौके को अच्छा तरीके से अपने जीवन में उपयोग तब कर पाओगे जब आपकी सोच अच्छी होगी। अगला पॉइंट मेरा आपसे कहता है, सोच के आगे आता है पैरामीटर। यानी कि सोच जब बंध जाती है तो उसको हम एक राउंड सर्कल बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, और उसको तोड़ करके हमें बाहर निकलना है। हमारा पैरामीटर क्या है? हम गांव समाज से बिलोंग करते हैं। हमारा पैरामीटर क्या है? एटलीस्ट गांव में रहने वाला कोई भी शख्स ज्यादा से ज्यादा सोच पाता है महीने का 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, इससे ऊपर सोच ही नहीं पाता। हमें उस पैरामीटर को तोड़ना है। 50,000 ही क्यों, हम 50 लाख क्यों नहीं कमा सकते? 5 लाख क्यों नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। जब सोचेंगे तभी तो पहुंचेंगे वहां तक। तो उस पैरामीटर को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। हमें पता है वो पैरामीटर जब से लगाया गया, शुरुआत बचपन से हुई थी और आज 20 साल हो गए। 20 साल के पैरामीटर को तोड़ने में कुछ समय लगेगा, लेकिन प्रयास करोगे, जिस दिन टूट जाएगा उस दिन जीवन की सफलताएं प्राप्त करोगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। आपने हाथी के बच्चे को देखा होगा। जब वो छोटा होता है उसी समय पे जो हाथी को पालने वाला व्यक्ति होता है, हथवार होता है, वो उसके पैर में एक सिक्कड़ बांध देता है और वो हाथी का बच्चा उस सिक्कड़ को तोड़ने का हजारों प्रयास करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता। और धीरे धीरे तोड़ नहीं पाता। जब वो बड़ा होता है ना, तो उसी पतली सी सिक्कड़ में बंधा होता है एक विशालकाय हाथी, जिसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े महल को गिरा सकता है, बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन वो पतली सी सिक्कड़ नहीं तोड़ पाता। क्यों? क्योंकि उसकी सोच बन जाती है कि बचपन से अब तक जिस सिक्कड़ को नहीं तोड़ पाए, अब हम क्या तोड़ पाएंगे। वैसे ही हमारे जीवन में हमारी सोच को बाउंडेड कर दिया जाता है। अपनी उस सोच को तोड़ो। आप कौवे के बच्चे नहीं, उस बाज के बच्चे हो जो आसमान में उड़ सकते हो। आप कौवे के बच्चे नहीं, उस बाज के बच्चे हो जो आसमान में उड़ सकते हो। बस आपकी सोसाइटी गलत हो गई, सोसाइटी कौवों वाली मिल गई। अपनी सोसाइटी से बाहर निकलो, अच्छा सोचो, बेहतर सोचो, कुछ बेहतर करने का प्रयास करो। पैरामीटर जिस दिन तोड़ दिया, सोच जिस दिन तोड़ दी, उस दिन लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। अगला पॉइंट हम बात करते हैं रेशियो पे। रेशियो जीवन में हर इंसान के पास आता है। रेशियो कंपनी के माध्यम से ये बनाया गया है, और ये रेशियो की अगर मैं बात करूं तो हर चीज में एक रेशियो होता है। हमारी लाइफ में भी एक रेशियो होता है, सुख और दुख का रेशियो होता है। सुख आया है तो दुख भी आएगा। वैसे ही हर चीज में एक रेशियो होता है। जैसे कि आप खाना बनाते हैं, खाना
तो सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी हर चीज का एक रेशियो होता है, कितना नमक डालना है, इतना मिर्च डालना है, इतना धनिया डालना है, इतना वगैरह वगैरह ये मटेरियल डालना है, तब जाकर के एक स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। हर चीज में रेशियो होता है, अगर उसमें से थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया तो दिक्कत होती है। रेशियो के अकॉर्डिंग ही दुनिया चल रही है, हर काम रेशियो के अकॉर्डिंग होता है। वैसे ही कंपनी में भी एक रेशियो बनाया गया 10 का रेशियो, जिसमें 10 लोगों को जब आप मिलते हैं, 10 लोगों से जब आप बात करते हैं, या 10 लोग कंपनी में काम देखने के लिए जब आते हैं, तो एक व्यक्ति खामोखा मिलेगा, 3 सलाहकार मिलेंगे, 6 लोग होंगे जो आपके साथ अच्छी बात करेंगे। खामोखा क्या होते हैं? सबसे पहली बात हम खामोखा पे करते हैं। खामोखा क्या होता है? खामोखा की अगर बात करें, अच्छे से अच्छे कामों में छोटी छोटी कमियों को निकाल देने वाला व्यक्ति कहलाता है खामोखा। ऐसे लोग आपको लाइफ में बहुत सारे मिलेंगे, आपको बहुत सारे लोग ऐसे लाइफ में मिलेंगे जो खामोखागिरी करते होंगे अक्सर। कैसे? आप एक बाइक खरीद के लेकर के आए, 4 लोग आएंगे आपके घर, आपके सामने खड़े होकर के कुछ बोलेंगे तो अच्छी गाड़ी है, बहुत शानदार गाड़ी है, कुछ कहेंगे यार गाड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन कलर रेड क्यों लेकर के रखा है, ब्लैक ले लेते। कुछ बोलेंगे यार गाड़ी ठीक है लेकिन स्प्लेंडर प्लस की जगह पल्सर लेके आए होते तो क्या होता। मैं अपनी लाइफ की एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मैंने जब सबसे पहली बाइक, अपनी खुद की कमाई की पहली बाइक मैंने खरीदी, सुपर स्प्लेंडर। तो जब मैं उसको गांव लेकर के गया तो कुछ आए, बोले गाड़ी बहुत शानदार है लेकिन कलर लाल नहीं होना चाहिए था, काला लेना चाहिए था। एक लोग आकर के बोला, ये बिल्कुल सत्य बात है यार अभिषेक, जब गाड़ी सुपर ली थी इतना डाला था और 30,000 जोड़ देते, पल्सर ले लेते 80-90 हजार रुपए की। मैंने कहा भाई 20,000 दे, अभी गाड़ी वापस करके आते हैं। तो जवाब सुन के आप हंसने लगेंगे। वो इंसान कहता है यार मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो सिक्का आइटम है भाई, मजाक भी नहीं कर सकते क्या आपसे? आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे और ये लोग होते हैं खामोखा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मैं 10th क्लास में स्टडी कर रहा था, 10th क्लास में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई जैसे ही खत्म हुई, मैं मेरी बुआ जी के घर जाने वाला था। पिताजी बोले ठीक है चले जाओ। मैंने कहा नए कपड़े दिलवाओगे तो जाऊंगा। पिताजी पैसे दिए, मैं मार्केट गया, अपनी पसंद से बहुत शानदार तरीके से बहुत सारी शर्टों को खोज के एक शर्ट खरीद के लेके आया, स्काई ब्लू कलर की। स्काई ब्लू कलर की एक शर्ट खोज के लेकर के आया और जैसे मैं घर गया, घर जाकर के मैंने मम्मी को दिखाया। देखिए खामोखा जो लोग होते हैं ना, वो आपके मन की मानसिकता को नहीं बल्कि आपको ही पूरा बदल देते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं और अपनी लाइफ से देना चाहता हूं। मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, मम्मी बोली कि यही कलर मिला था, इसके सिवाय कोई और कलर नहीं मिला था। हंसने लगी। मैंने कहा क्यों? बोला ठीक नहीं लग रहा है। मैंने कहा आप क्या जानो, गांव की रहने वाली, ऐसे सोच लिया। मैं अपनी छोटी सिस्टर को दिखाया, वो भी हंसने लगी। मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस शर्ट को लेकर के अपनी बुआ जी के यहाँ गया। मैंने सोचा कि बुआ जी इसको देख करके प्रसन्न होगी, हंसेंगी। मैं अंदर गया, फ्रेश हुआ और उस शर्ट को पहन के बाहर आया तो बुआ जी और बुआ जी की लड़की दोनों लोग बैठे हुए थे और देख करके हंसने लगे। बोले ये शर्ट किसने खरीदी है? मैंने कहा आप तारीफ होने वाली है। मैंने बोल दिया कि मैंने खरीदी है। बोला तुमको यही कलर मिला था, कोई और नहीं मिला था क्या? और ये बोल करके दोनों के दोनों लोग हंसने लगे। मेरा मनोबल इतना डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया कि दोस्तों आज तक, उस दिन के बाद वो शर्ट उतार करके रख दी, आज तक वो रखी हुई है। 8 से 9 साल हो गया है उस शर्ट को दोबारा पहना नहीं। तो खामोखा लोग जीवन में अक्सर इसी तरह से आते हैं। वो आपके मनोबल को इतना डाउन कर देंगे, इतना डाउन कर देंगे, इतना डाउन कर देंगे कि आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना। किस तरीके से दूर रहना? जैसे आपने देखा होगा कि खेत में हम बीज बोते हैं तो अनाज, बीज बोते हैं, गेहूं के बीज बोए तो गेहूं तो जमा, उसके साथ साथ खरपतवार भी जम के आ जाता है खामोखागिरी करने के लिए, जो फसल होती है उसको कमजोर करने के लिए। लेकिन किसान क्या करता है? उस खरपतवार को उखाड़ करके फेंक देता है। आपकी लाइफ में भी अगर ऐसे खामोखा हैं जो आपके हर काम में उंगली करते हो, जो आपके हर काम में कमी निकालते हो, मेरे दोस्त उनसे दूर हो जाइए या उनको अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए। अगर उनके संपर्क में रहेंगे तो आप जीवन में कभी कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर उनके आप संपर्क में रहेंगे, ऐसे लोगों के संपर्क में ही मत रहिए जो आपके कामों में हमेशा कितना भी अच्छा काम करो तारीफ करने की बजाय आकर के उंगली कर दे, खामोखागिरी करें। ऐसे लोगों के संपर्क में ही रहना बंद कर दीजिए। खामोखा के बाद आता है सलाहकार। दुनिया में
अगर फ्री कोई चीज मिलती है तो वो होती है सलाह। दुनिया में कोई चीज अगर फ्री मिलती है तो वो सलाह होती है, सलाह। आप एक भिखारी से जाकर के पूछिए करोड़पति बनने का रास्ता, 2 मिनट के अंदर आपको 10 एग्जाम्पल दे देगा कि ऐसे ऐसे काम करो करोड़पति बन जाओ। दुनिया में फ्री चीज अगर कुछ मिलती है तो वो सिर्फ सलाह होती है। और सलाह लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत आदमी से सलाह लेना गलत बात है। सलाह लेना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत इंसान के साथ बैठ करके सलाह लेना गलत बात है। तो आपका सवाल ये होगा कि सर इंसान सही कौन है, सलाह लेनी किससे चाहिए? आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में बेहतर करने जा रहे हैं, आप उस क्षेत्र के व्यक्ति से मिलिए, उस क्षेत्र के व्यक्ति से डिस्कस करिए, वो आपको सही सलाह देगा। इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं आप हलवाई चाचा से पूछने जा रहे हैं कि चाचा इंजीनियरिंग कैसे होगी, डॉक्टरेट कैसे होगी, तो चाचा तो आकर के ही बोलेंगे बेटा तू डॉक्टर बनेगा। अरे तू सोच, डॉक्टर अगर बना, किसी को इंजेक्शन लगाया, इन्फेक्शन हो गया, मर गया, तो जेल हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर जेल करवा देगा वो। और उसको ये नहीं पता है कि जो वो काम कर रहा है, अगर तेल की एक भी बूंद उसकी आंख में चली गई तो वो उसको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन उसकी गलत सलाह की वजह से देश का एक अच्छा डॉक्टर खत्म हो गया। लेकिन अगर आप वही सलाह किसी एक अच्छे डॉक्टर से जाकर के लेंगे तो वो सही सलाह देंगे और आपको सही रास्ता भी बताएंगे कि ऐसे ऐसे काम करो, डॉक्टर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भी बनाऊं। तो सलाह हमेशा उसी व्यक्ति से लेनी चाहिए जो व्यक्ति उस काम के बारे में जानकारी रखता हो, नॉलेज रखता हो। अगर वो व्यक्ति उस काम के बारे में जानकारी रखता है, नॉलेज रखता है, तब वो आपको एक अच्छी सलाह दे सकता है। आपके प्रोफेशन के जो ऊपर के लोग हैं, आपके प्रोफेशन में काम करने वाले जो ऊपर के लोग हैं, सलाह सिर्फ और सिर्फ उनसे लेनी चाहिए। अब आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में, मान लो आप ग्लेज में काम करने के लिए आए और आप अपनी दादी नानी से पूछ रहे हैं कि दादी डायमंड कैसे बनना है, तो दादी क्या बताएंगे? उनको तो चाय बना के पिलाना आता है और कहानियां सुनाना आता है, उसके सिवाय उनको कुछ नहीं आता। दादी को चाय बनाने के सिवाय, कहानियां सुनाने के सिवाय कुछ भी नहीं आता। खाना बना के खिला सकती हैं, चाय बना के पिला सकती हैं, कहानियां सुना सकती हैं, बाकी और कुछ नहीं सुना सकती। माँ से पूछोगे माँ कंपनी में डीडी कैसे बनना है, तो माँ आपको ये नहीं बताएगी कंपनी में डीडी या प्रेसिडेंट कैसे बनना है। माँ को तो प्यार करना आता है, बोलेगी बेटा अगर अच्छा लगे तो कर ले, नहीं तो वापस चला, मुझे तेरी याद आ रही है, मुंह दिखा जा फिर चला जा। दोस्त से पूछोगे भाई डीडी कैसे बनना है, भाई कामयाब कैसे होना है, उसको अगर खुद ही पता होता तो खुद ही कामयाब ना हो जाता भाई। तो सलाह किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि आपके प्रोफेशन में काम करने वाले आपके अपलाइन से लेनी चाहिए, जो आपके ऊपर काम कर रहे हैं, जो आपके सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं। उनके साथ बैठ करके जब आप पूछोगे कि सर कैसे प्रमोट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आईपी टर्नओवर करना है, कैसे किस तरीके से एजुकेशन अटेंड करना है, तो आपको सही और सटीक सलाह देंगे, जिससे कि आप कामयाब हो पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। तो सलाह हमेशा उसी व्यक्ति से लेनी चाहिए जिस व्यक्ति को उस काम के बारे में डीपली नॉलेज हो। अगला पॉइंट मेरा है 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग। 10 लोगों में 6 ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे और आपके साथ आपको प्रमोट करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपके साथ आगे आएंगे। और वही लोग ऐसे होते हैं जिनका डिसीजन खुद पे होता है और वही लोग दुनिया में कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खामोखा लोगों से दूर रहो, सलाह उनसे लो जो आपके प्रोफेशन के लोग हों, जो आपके काम के लोग हों, जो आपके प्रोफेशन में सीनियर लेवल पे काम कर रहे हों, जो उस रास्ते पे चल के गुजर चुके हों, अनुभवी व्यक्ति हों, उनसे आप सलाह लें। और अनुभवी के साथ साथ सफल भी हों, उनसे आप सलाह लें। तो 4 लोग ऐसे होंगे जो आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन 6 लोग ऐसे होंगे जो आपको एक्सेप्ट करेंगे, जो आपकी बात मानेंगे और आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करने का काम करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अगला मेरा पॉइंट यह है कि विश्वास। अगला पॉइंट कहता है कि विश्वास। देखिए, जब हमारी सोच अच्छी हो जाती है, हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं और हम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, हमारी सोच अच्छी हो जाती है, विचार अच्छे हो जाते हैं और एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है विश्वास। अगर आपको भरोसा नहीं है अपने आप पर, अगर आपको भरोसा नहीं अपने काम पर, अपनी कंपनी पर, अपने अपलाइन पर, अपने प्रोडक्ट पर, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप काम तो करेंगे
लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो रिजल्ट आपको देना चाहिए या जो रिजल्ट आपके काम से आना चाहिए। उसके लिए आपको भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब विश्वास 3 तरीके से आता है, देखकर, सुनकर और करके। बिलीव 3 तरीके से आता है, सबसे पहले देख के, फिर सुन के और फिर करके। किसी इंसान ने आपको कॉल करके बोला कि ऐसी सी बात है, आपको कम भरोसा होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, क्योंकि वो अगर अपना इंसान है, हमेशा सही बोलता है, तो हो जाता है। अगर सुन के बिलीव नहीं हुआ तो मन करेगा कि चलो अगर ऐसी बात है तो देखते हैं। अगर देख के भी भरोसा नहीं हुआ तो करके देख लो। समझ में आ रहा है? करके देख लो, विश्वास तब होगा। बिलीव 3 तरीके से होता है, सुन के, देख के और करके। जैसे कि आपके अपलाइन ने आपसे कंपनी के बारे में शेयर किया, आपने सुन के कुछ बिलीव किया, विश्वास किया, तभी आप यहां आए। आपने कंपनी के बारे में देखा, समझा। अभी भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप करके देख लीजिए। जब आप प्रमोट करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो बेहतर से बेहतर करके जाएंगे। आपको खुद ही भरोसा होगा और आप कुछ अच्छा कर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? इसलिए विश्वास सुनकर, देखकर और करके आता है। अगर सुन के विश्वास नहीं हो रहा तो देखिए, देख के विश्वास नहीं हो रहा तो करके देख लीजिए। लेकिन भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि विश्वास पे ही ब्रह्मांड टिका हुआ है। अगर आपका भरोसा आपके अपलाइन पर है तभी जाकर के आप कामयाब हो सकते हैं। आपका भरोसा आपके अपने आप के ऊपर है तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। आपका भरोसा आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट पे है तभी जाकर के आप कामयाब हो सकते हैं। और विश्वास अगर आपको नहीं है तो सक्सेस आपको मिलने वाली नहीं है। वो कहते हैं विश्वास ब्रह्मांड को टिकाता है। ये जो विश्व है, ये जो ब्रह्मांड है, विश्वास पे टिका हुआ है। आपकी सांसें भी विश्वास पे टिकी हुई हैं। आप जिंदा विश्वास में हैं। सड़क पे आप चलते हैं, हजारों लोगों का एक्सीडेंट होता है, लेकिन आपका एक्सीडेंट क्यों नहीं होता है? आप फिर भी सड़क पे क्यों निकलते हैं? आप फिर भी, आपको मौत का डर क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको विश्वास होता है अपने आप पर। आपको विश्वास होता है, बिलीव होता है अपने आप पर कि दुनिया का एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें चलने का सही तरीका मालूम है। बिलीव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त आपके जीवन में सक्सेस के लिए। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो विश्वास होना अनिवार्य है। विश्वास अगर आपको है तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देता हूं। आप भगवान को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, आप जिसको भी मानते हैं, जीसस जिसको भी मानते हैं। मान लो आप भगवान को मानते हैं, आपकी श्रद्धा है भोलेनाथ में, और आपको भोलेनाथ में श्रद्धा है, आप भगवान को मानते हैं। एक आदमी आए, बोले भोलेनाथ कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। आप क्या बोलोगे? पागल है, थप्पड़ मार दोगे खींच के। 2 लोग आकर के बोले, भरोसा कर लोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको श्रद्धा है। 10 लोग आके बोले, तब भी भरोसा नहीं करोगे। 100 लोग आके बोले कि भगवान कोई नहीं होता, तब भी आप भरोसा नहीं करोगे। पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तब भी आप भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको विश्वास है अपने आप पर कि भगवान होते हैं। आपको श्रद्धा है, आपको भरोसा है अपने आप पर कि भगवान होते हैं। इसलिए विश्वास सबसे पहले अपने आप पर होना चाहिए। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है कि आप कामयाब हो सकते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नाकामयाब नहीं कर सकती। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप। तो सबसे पहला भरोसा आप अपने आप पर करिए कि मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं सक्सेस हो सकता हूं, मैं प्रमोट कर सकता हूं, मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं। तभी जाकर के आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। विश्वास के बाद आता है दोस्तों रेशियो, यानी कि दौर। हर चीज का एक दौर होता है। हर चीज का एक दौर होता है, एक दौर होता है। हर चीज का एक दौर होता है। इनिशियल फेज। दौर 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति के या किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री के 3 दौर होते हैं। शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर और प्रतियोगिता दौर। किसी भी इंडस्ट्री के 3 दौर होते हैं, शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर और प्रतियोगिता दौर। शुरुआती दौर में उस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रसिद्धि दौर में कुछ कम प्रॉब्लम होती है। प्रतियोगिता दौर में स्कोप कम होता है। लेकिन जब भी कोई भी इंडस्ट्री शुरुआत करती है तो प्रॉब्लम फेस करती है, और जब हम किसी इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं तो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। और जब भी जिस भी जगह प्रॉब्लम होती है उस जगह विश्वास कम होता है। लेकिन ये बता दूं कि सही रास्ता वही होता है जहां समस्याएं ज्यादा होती हैं। सही रास्ता वही होता है जहां समस्याएं ज्यादा होती हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। तो सब दौर सबसे पहले होता है शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर, प्रतियोगिता दौर। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो हमारे देश में ट्रेन आई थी तो लोग उसको काला भूत बोलता था। क्या बोलता था? काला भूत। लोगों को चढ़ाया जाता था तो लोग चढ़ता नहीं था, विश्वास नहीं था उनको। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर था।
विश्वास नहीं था, लोग चढ़ता नहीं था कि 4 अंगुल की पटरी पे इतनी बड़ी गाड़ी कैसे चल सकती है, पटरी कहीं भी धसक सकती है, टूट सकती है, गाड़ी गिर सकती है, मर जाएंगे। आदमियों को जबरदस्ती चढ़ाया जाता था लेकिन उतर के भाग जाते थे। कुछ लोग उसमें बैठे, जबरदस्ती उनको बैठाया गया। 10-20 किलोमीटर का सफर जाकर के वापस जैसे ही आए, उनको पता चला कि यार ये तो गाड़ी बहुत अच्छी है, इसमें तो कहीं भी झटका भी नहीं लगता, कहीं ऊंचा नीचा भी नहीं होता, आसानी से जाते हैं, कम समय में तय कर लेते हैं दूरी, आवाज भी नहीं आती, सट से जाते हैं, सट से चले आते हैं। आकर के वो बहुत खुश हो गए। क्यों? शुरुआती दौर था, 2-4 लोगों को विश्वास भरोसा हुआ, उन्होंने 40 को बताया, 40 ने 400 को, 400 ने 4000 को, 4000 ने 4 लाख को, 4 लाख ने 4 करोड़ को, और धीरे धीरे वो ट्रेन क्या हुई? प्रसिद्ध होने लगी। पहले ट्रेन लोगों का इंतजार करती थी और आज वो प्रतियोगिता दौर में है। आज लोग ट्रेनों का इंतजार करते हैं। यहां तक कि पहले जिस ट्रेन में खाली होती थी, पूरी बैठने की जगह ही जगह होती थी, लोग नहीं होता था उस ट्रेन के अंदर, आज उसी ट्रेन के लेटरिंग वाले बॉक्स में भी आप लोगों ने सफर किया होगा, क्योंकि आज वो प्रतियोगिता दौर में है। जब हमारी कंपनी में जब हमारे देश में कंप्यूटर आया तो उस समय देश के कुछ नेताओं ने उनका विरोध किया। देश के कुछ नेताओं ने उनका विरोध किया कि ये कंप्यूटर, वैसे ही हमारे देश में बेरोजगारी है, कंप्यूटर तो और बेरोजगारी कर देगा, 10 आदमी का काम अकेले करता है। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। शुरुआती दौर में 1990 में कंप्यूटर आया, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 1990 से लेकर 2000 के बीच में किसी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। शुरुआती दौर में 2 साल 3 साल किसी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जब उसको एक्सेप्ट करना शुरू किए लोग, तब जाकर के डेस्कटॉप बना, बहुत बड़ा डेस्कटॉप करा और थोड़ा डेवलप हुआ। धीरे धीरे जब लोगों को पता चला यार ये तो आसान चीज है, 2010 के बाद एक ऐसा चलन आया कंप्यूटर का कि आज आप देख रहे होंगे कि आज के समय में हर इंसान के हाथ में, गरीब से गरीब आदमी के हाथ में कंप्यूटर है, यानी कि एंड्रॉयड फोन है जिसमें कंप्यूटर के सारे काम हो जाते हैं। कंपटीशन दौर है। शुरुआती दौर में जिसने अपना कदम रख दिया वो आज सक्सेसफुल पर्सन है। दोस्तों, विप्रो कंपनी के जो मालिक थे अजीम प्रेम जी, उन्होंने कंप्यूटर को शुरुआती दौर में लिया था। उन्होंने कंप्यूटर पे शुरुआती दौर में इन्वेस्टमेंट किया था। 3 से 4 साल किसी ने एक भी कंप्यूटर नहीं खरीदा और उन्होंने जगह जगह पे जाकर के सिखाने का प्रयास किया, कंप्यूटर के फायदे बताने का प्रयास किया, हजारों लोगों को फायदे बताने का प्रयास किया। तब जाकर के एक कंपनी ने ऑर्डर किया कंप्यूटर को, और उस समय पे कंप्यूटर 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आता था। एक कंपनी ने ऑर्डर किया, उसने उसको एक्सेप्ट किया, धीरे धीरे वो काम करना शुरू की। जब वो काम करना शुरू की, आज ऐसा समय है कि अजीम प्रेम जी, जिन्होंने विप्रो कंपनी के मालिक जो थे, जिन्होंने शुरुआती दौर में कंप्यूटर में हाथ डाला, वो आज वर्ल्ड में टॉप रिचेस्ट में गिने जाते हैं, विश्व के टॉप रिचेस्टों में गिने जाते हैं, टॉप अमीरों में गिने जाते हैं। उस समय पे जिसने कंप्यूटर में ऑफिस सीख लिया था, मात्र ऑफिस चलाना सीख लिया या टैली चलाना सीख लिया, कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन बनाना सीख लिया, वो उस समय का कंप्यूटर इंजीनियर कहा जाता था। और आज आप देख लीजिए, सीएस से बीटेक की डिग्री करने वाले 10,000 12,000 में मारे मारे घूम रहे हैं। आज कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में जो व्यक्ति जिस प्रोफेशन में कदम रखता है वो इंसान उस प्रोफेशन का बादशाह बनता है। वो इंसान उस प्रोफेशन का बादशाह बनता है। बाटा कंपनी जब हमारे देश में आई, तो हमारे देश में आते समय, उस समय पे बाटा कंपनी कोई जानता ही नहीं था, चप्पल को उपयोग ही नहीं करता था। बाटा कंपनी ने अपना स्कोप देखा, कंपनी को डाला। शुरुआती दौर में किसी ने उपयोग नहीं किया, धीरे धीरे लोग उपयोग करना शुरू किए। उस समय पे जिसने चप्पल की एक छोटी सी दुकान खोल ली ना, वो आज एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, क्योंकि उसने शुरुआती दौर में कदम रखा। उसी तरह से दोस्तों, शुरुआती दौर में हमें विश्वास भरोसा कम होता है। शुरुआती दौर में विश्वास भरोसा कम होता है। हम भी जब कंपनी में आते हैं तो वो हमारी कंपनी का शुरुआती दौर होता है। आज ग्लेज का फिर से एक शुरुआती दौर है। लोग आएगा, आपको भी, आप आए तो आपको भी विश्वास भरोसा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अभी आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। जिस दिन आपको कंपनी की जानकारी हो जाएगी, कंपनी पे आपको विश्वास भरोसा आना शुरू हो जाएगा, और आप जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे सफल हो जाएंगे। शुरुआती दौर में विश्वास कम होता है, भरोसा कम होता है।
लेकिन आप ट्रेनिंग अटेंड करें, सीखें, समझें, आपको अपने आप विश्वास भरोसा आना शुरू हो जाएगा। शुरुआती दौर है, इस समय पे आपने अगर कंपनी में कदम रख दिया तो लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हैं आप। इस बात को ध्यान रखिए मेरे दोस्त। आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक सबसे बड़ा ऑफर है, सबसे बड़ा ऑफर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, सटीक टाइम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंटर करने का। और इस टाइम पे जिसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर दिया, अगले 5 से 7 साल के अंदर वो करोड़पति होगा, इस बात की गारंटी है मेरे भाई। क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज है। आज के टाइम पे करोड़ों अरबों लोग बेरोजगार बैठा हुआ है, और उन लोगों को अगर रोजगार देने की अगर क्षमता कोई इंडस्ट्री रखती है तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। उनका पेट पालने की क्षमता अगर कोई रखती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ना ही गवर्नमेंट सेक्टर और ना ही कोई प्राइवेटेशन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही मात्र एक ऐसा ऑप्शन है जो उनको एक रोजगार दे सकता है, पैसा कमाने का मौका दे सकता है, सफल बना सकता है। तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है, एक शानदार अचीवमेंट है, एक शानदार चांस है कुछ बेहतर करने का। एक छोटी सी कहानी लास्टली मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक चित्रकार था, उसने एक बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई और एक एग्जीबिशन लगी थी, उसमें जाकर के अपनी पेंटिंग को टांग दिया। एग्जीबिशन में पेंटिंग को टांग दिया, हजारों लोग आ रहे थे, पेंटिंग्स देख रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की नजर उस पेंटिंग पे पड़ी तो वो देखते देखते चकित रह गए, हंसने लग गए, क्योंकि वो अजीबोगरीब पेंटिंग थी। उस पेंटिंग में जो इंसान था उसके पैर नहीं थे, पंख लगे हुए थे, उसके हाथ नहीं थे, हाथों की जगह पंख लगे हुए थे, उसके बाल जो थे आगे थे और वो उनसे आंखें ढकी हुई थी, पीछे कुछ था ही नहीं, कपड़े इतने गंदे फटे नुचे, बड़ी अजीबोगरीब पेंटिंग थी। लोग देखने लगा, पूछने लगा किसने बनाया भाई, ये किसकी पेंटिंग है, और प्राइस बहुत हाई फाई लिखा हुआ था, 1 लाख रुपए प्राइस लिखा हुआ था, जो वहां किसी भी पेंटिंग का नहीं था। एक व्यक्ति ने पूछा कि इसको किसने बनाया, अगर जिसने बनाया है मेरे कुछ सवाल है, उनका जवाब अगर वो दे दे तो मैं इसको खरीद लूंगा। जो पेंटर था उसने मुस्कुराते हुए बोला कि भाई मैंने बनाया है, आप सवाल पूछिए कि इसका नाम क्या है। पहला सवाल, नाम क्या है? बोला मौका। बोला दूसरा सवाल यह है कि इसके पैर क्यों नहीं है? तो बोला मौका जब भी इंसान की जिंदगी में आता है, ध्यान से सुनना, मौका जब भी इंसान की जिंदगी में आता है तो उसको पता नहीं चलता, उसको पैरों की आहट सुनाई नहीं देती है कि मैं आ रहा हूं। मौका जब भी इंसान की जिंदगी में आता है तो उसको उसके पैरों की आहट सुनाई नहीं देती है। आपकी लाइफ में जब मौका आया होगा ग्लेज कंपनी के नाम से, तो आप यही सोच करके कंपनी में आएंगे 10,000, 12,000, 13,000 कमाएंगे। आपको नहीं पता था कि यहां 50,000 कमाने का भी मौका मिल सकता है। तो वैसे ही मौका जब भी इंसान की जिंदगी में आता है, उसके पैरों की आहट इंसान को सुनाई नहीं देती है। उसका दूसरा जवाब, दूसरा सवाल था कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मौका जब भी आता है पैरों की आहट सुनाई नहीं देती है, इसकी आंखें क्यों ढकी हुई हैं? इसकी आंखें आगे के बालों से ढकी क्यों हैं? तो चित्रकार बड़े ही सुंदर शब्दों में जवाब देता है कि भाई जब भी मौका इंसान की जिंदगी में आता है ना, तो उसकी आंखों के सामने काली पट्टी होती है, यानी कि वो अंधकार से घिरा हुआ होता है, इतनी परेशानियों से, इतने अंधकार से घिरा हुआ होता है कि उसको दिखाई नहीं देता कि ये मौका है, और उसको इग्नोर कर देता है। तो उस व्यक्ति का तीसरा सवाल था कि इसके कपड़े इतने गंदे और फटे नुचे क्यों? तो चित्रकार जवाब देता है कि भाई मौका जब भी इंसान की लाइफ में आता है तो उसकी परिस्थिति ऐसी होती है कि उस समय पे वो कुछ करने के लायक नहीं होता है। पैसे से लेकर के, समय से लेकर के, हर चीज से लेकर के परेशानी, दरिद्रता उसके जीवन में होती है, और ऐसे टाइम पे ही मौका आता है, और जो पहचान लेता है वो सक्सेस हो जाता है, जो नहीं पहचान पाता है वो जीवन भर उसी स्थिति में बना रहता है। तो वो कहता है कि मेरा लास्ट सवाल ये है कि इसके पीछे गंजा क्यों है? तो उसने बोला मौका जब इंसान की जिंदगी से एक बार निकल जाता है, फिर वो लाख प्रयास कर ले उसको दोबारा पकड़ सकता नहीं है। लाख प्रयास कर ले लेकिन दोबारा पकड़ सकता नहीं है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ये मौका आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए आया है, कुछ बनाने के लिए आया है, कुछ बदलने के लिए आया है। ऐसी ही परिस्थिति आपके सामने भी हो सकती है, आप अपने आप को ज्ञान करिए।
सेम परिस्थिति आपके सामने होगी जब आपको मौका मिला होगा, और जब भी आपको मौका मिलेगा तब भी आपको ऐसी ही परिस्थिति होगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि इस टाइम पे हमें करना क्या चाहिए, और ऐसे समय में जिसने अपने आप को पहचान लिया वही सफल व्यक्ति बनता है जाकर के। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि मौका आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए आया है, इसको एक्सेप्ट करो, इसका स्वागत करो, इसमें विलीन हो जाओ, विश्वास भरोसा करो, सोच को बदलो, कुछ बेहतर करके दिखाओ, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के हर सपने को पूरा करके दिखाओ, जिससे कि लोग आपसे इंस्पायर हो और आपका उदाहरण दे अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को। बाकी मैं लास्टली आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप सब अच्छी तरीके से रहें। ये जो मौका आपको ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से जो मिला है, इसको एक्सेप्ट करें, अपलाइन से सीखें, और सीखने के बाद बिंदास तरीके से काम करना शुरू करें। डरे ना, घबराए ना, अच्छी तरीके से लग करके मेहनत करें। आप और आपका परिवार जो भी सपने देख करके रखे होंगे वो सारे के सारे सपने ये कंपनी जरूर पूरा करेगी। इस बात का विश्वास रखें, इस बात का भरोसा रखें। बाकी लास्टली एक छोटी सी शायरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो कहते हैं कि ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, और आधी तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य बना होगा सीने में। एक लास्ट शायरी में आपको और शेयर करना चाहता हूं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और एक बार पूरी ईमानदारी, पूरी श्रद्धा के साथ आप ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपना समय तो दे करके देखो, आने वाले आपके जन्म के नजारे बदल जाएंगे, नजारे बदल जाएंगे। जब तक के लिए नहीं मिलते, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो, ये ट्रेनिंग आपको इंस्पायर कर पाई हो, तो इसको अपने सभी साथियों के पास भेजें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुन सके, अपने आप को इंस्पायर कर सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए और कुछ अच्छा बनने के लिए। जब तक के लिए नहीं मिलते, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।